प्रिय विद्यार्थियों, अब तक हमने पर्सनैलिटी यानी व्यक्तित्व क्या होता है इसके बारे में जाना। मीनिंग, डेफिनेशंस, कैरेक्टरिस्टिक्स, डिटर्मिनेंट्स एंड एट्रीब्यूट्स ऑफ पर्सनैलिटीज़, यानी वो व्यक्तित्व के वो कौन से गुण होते हैं या कौन सी विशेषताएं होती हैं जो एक व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करती हैं। आज हम जानेंगे डिफरेंट थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व पर विद्वानों द्वारा दी गई विचारधाराएं। व्यक्तित्व के बारे में बहुत से विद्वानों ने अपने विचार दिए। इनमें एक बहुत ही विद्वान मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्रायड ने जो थ्योरी डेवलप की उसको नाम दिया साइको एनालिटिकल थ्योरी, मनोविश्लेषणात्मक विचारधारा, यानी मन का विश्लेषण जिस विचारधारा में सिगमंड फ्रायड ने किया उस विचारधारा को कहा गया मनोविश्लेषणात्मक विचारधारा। वैसे इंसान को प्रकृति की तरफ से दो सॉफ्टवेयर मिले हुए हैं, आत्मा और मन। दोनों चेतन हैं। आत्मा जो दिमाग को पॉजिटिव थॉट्स देती है और मन जो नेगेटिव थॉट्स देता है। सभी धार्मिक ग्रंथों में बहुत विस्तार से ये समझाया हुआ है कि जो सुप्रीम पावर है, जिसको हम गॉड, अल्लाह, राम, खुदा बहुत नामों से पुकारते हैं, उसकी अंश आत्मा है, सोल है, और जिससे उस सुप्रीम पावर ने सभी ग्रहों, नक्षत्रों, पूरे ब्रह्मांड की रचना करवाई है, जिसको काल महाकाल कहते हैं, उसकी अंश मन है। और दिमाग को दोनों ही कभी आत्मा के ख्याल आते हैं, कभी मन की तरफ से ख्याल आते हैं, विचार आते हैं। लेकिन मनोवैज्ञानिक मन को ही मस्तिष्क मानते हैं और जैसी उनकी सोच है, जैसे उनके विचार हैं, उसके अनुरूप सिगमंड फ्रायड नाम के मनोवैज्ञानिक ने भी मन पर ही रिसर्च की और मन और मस्तिष्क को एक मानते हुए सिगमंड फ्रायड ने कहा कि हमारे मस्तिष्क के 3 भाग हैं, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस। कॉन्शियस माइंड जो जब हम जागते हैं तब पूरी तरह से काम करता है और उसमें लॉजिक है, तर्कसंगत विचार देने की क्षमता है। और सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस माइंड ये जागृत अवस्था में उतने एक्टिव नहीं होते। सबकॉन्शियस माइंड में हमारी अतीत की यादें या अनकंट्रोल्ड इम्पल्सिस, जिन वेगों को हम चाहते हुए कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे हम सांस लेते हैं, हार्ट बीट चलती हैं, तो ये सबकॉन्शियस माइंड सब कुछ ये कंट्रोल करता है। और अनकॉन्शियस माइंड जो जन्म से पहले या जन्म के समय भी एक शिशु को उसकी गतिविधियों को चलाने का काम करता है, यानी उसमें काम तत्व बताया गया है, ईड,
जिसको इंग्लिश में सिगमंड फ्रायड ने नाम दिया। ईड वो विशेषता है मनुष्य की या मनुष्य के मस्तिष्क की जिसके द्वारा एक मनुष्य जब उसको किसी चीज़ की इच्छा होती है, उसकी इमेज दिमाग उसको दिखा देता है और वो उस इमेज से ही संतुष्टि महसूस करता है। जैसे छोटा बच्चा जैसे जन्म लेते ही भूख का एहसास उसको जब होता है तो वो खाने की चीज़ की इमेज उसका अनकॉन्शियस माइंड यानी जो ईड है वो उसके माइंड में इमेज उसको दिखाती है और वो खुश हो जाता है, संतुष्ट महसूस करता है स्वयं को। ईड हमारे डीएनए की बदौलत हमें मिलती है, जिनमें जो हमारे पूर्वज हैं, एंसेस्टर्स हैं, उनसे बहुत कुछ हमें जो गिफ्ट में मिलता है वो ईड में संग्रहित होता है और वो सब अनकॉन्शियस माइंड में, अचेतन मस्तिष्क में एक जन्म लेते बच्चे को भी अपने तरीके से मदद करता है, उसको तनाव मुक्त रखता है। यानी जब भी उसको किसी चीज़ का स्ट्रेस होता है, जैसे भूख का, प्यास का या ऐसा कोई भी स्ट्रेस वो महसूस करता है, तो तब जो ईड है वो उसको ऐसी इमेज दिखा के, जैसे भूख लगी है तो खाने की चीज़ की इमेज, प्यास लगी है तो पीने की द्रव्य की इमेज दिखा के उसको उस तनाव से छुटकारा दिलवाता है। पर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसको समझ आनी शुरू हो जाती है कि भूख जब लगती है उसको मिटाने के लिए माँ का दूध चाहिए या कोई खाने की चीज़ चाहिए। जब और बड़ा हो जाता है, कुछ खाना शुरू कर देता है, तब जो दूसरी विशेषता उसके अंदर विकसित होती है, इसको सिगमंड फ्रायड ने कहा है ईगो, अहम। कि जब एक बच्चे को ये समझ आ जाए कि भूख लगने पे जो खाने की चीज़ की इमेज दिमाग में बनती है, उससे जो खुशी आती है वो टेम्परेरी है। सही मायने में भूख तभी मिटती है जब हम कुछ खा लेते हैं या पी लेते हैं। तो ये विशेषता ईगो कहलाती है। और जब बच्चा बड़ा होता है और धीरे धीरे वो खाने की चीज़ों में अंतर करना सीख जाता है कि कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी चीज़ बुरी है, उसके संस्कार विकसित होने शुरू हो जाते हैं और जैसे इन्वायरमेंट में वो रहता है उसके अनुरूप वो फ़र्क करना, अंतर करना सीख जाता है कि भूख लगने पे वेजिटेरियन चीज़ें ही खानी चाहिए, नॉन वेज खाना अच्छा नहीं है, या फ्रूट ताज़े हों तो अच्छे होते हैं। मतलब जब वो खाने की चीज़ों की उनको चूज करना शुरू कर देता है, परख करना शुरू कर देता है, अंतर करना शुरू कर देता है, तो ये कहलाता है सुपर ईगो। तो इस प्रकार सिगमंड फ्रायड ने मनुष्य मस्तिष्क की विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए ये कॉन्सेप्ट दिए, ईड, ईगो एंड सुपर ईगो, काम तत्व, अहम और परा अहम। और कहा कि हर मनुष्य के अंदर ये तीनों जन्म से लेकर के मृत्यु तक रहते हैं। जन्म के समय ईड उसको जन्म के साथ ही मिलती है, उसके बाद धीरे धीरे ईगो डेवलप होती है, उसके बाद सुपर ईगो डेवलप होती है और मृत्यु तक ये तीनों ही मनुष्य के मस्तिष्क में विद्यमान होते हैं और इन्हीं पे ही एक व्यक्ति का व्यक्तित्व तय होता है। तो इस प्रकार से सिगमंड फ्रायड ने
पर्सनैलिटी को, व्यक्तित्व को उसके मन के निर्माण की देन कहा है कि उसका मन जैसा होगा, उसका मस्तिष्क जैसा होगा, उसके मस्तिष्क की जो तीनों विशेषताएं हैं, ईड, ईगो, सुपर ईगो, इन पे निर्भर करेगा कि किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है। सेकंड, नियो फ्रॉडियन थ्योरीज, नव परंपरागत फ्रॉइडवादी विचारधारा। तो कुछ और विद्वान जिन्होंने फ्रॉइड की जो विचारधारा है उसका अध्ययन किया और उस पर अपने विचार अलग तरीके से दिए, उनमें सुलिवन और एरिक्सन ये प्रमुख हैं। सुलिवन नाम के विद्वान ने सोशल और कल्चरल फैक्टर्स को पर्सनैलिटी का निर्धारक माना है, सामाजिक और सांस्कृतिक घटक, कि एक मनुष्य जैसे कल्चर में बड़ा होता है और जैसे समाज में रहता है, जैसी सोसाइटी में रहता है, उसी के अनुरूप उसकी पर्सनैलिटी डेवलप होती चली जाती है। वहीं दूसरी ओर एरिक्सन नाम के विद्वान ने अपनी अलग तरह से थ्योरी दी, विचार दिए, और उन्होंने कहा कि हर इंसान को बचपन से लेकर मृत्यु तक अलग अलग परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। जैसे बच्चा 3-4 साल तक जब तक सिर्फ घर रहता है या आसपास खेलता है तो वो बिल्कुल फ्री इन्वायरमेंट उसके लिए होता है, किसी प्रकार की कोई रोक नहीं, टोक नहीं, कोई बंदिश नहीं। लेकिन जैसे ही उसका एडमिशन स्कूल में करवा दिया जाता है तो एक नए इन्वायरमेंट को वो फेस करता है, जहाँ बंदिशें हैं, जहाँ डिसिप्लिन है, जहाँ कुछ लर्न करना है, जहाँ उसके लिए चैलेंज उसको फेस करने होते हैं, और वो उसके लिए बिल्कुल नया और हटकर होता है, और वो उसमें अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करता है। और इसी प्रकार हाई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ या जॉब ज्वाइन करते हैं या ज़िंदगी के हर पड़ाव पे मनुष्य को नए इन्वायरमेंट को जब फेस करना पड़ता है वो उसमें एडजस्ट करने के लिए प्रयास करता है, और इसी एडजस्टमेंट का जो संघर्ष है यही उसकी पर्सनैलिटी को डेवलप करता है। तो ये एरिक्सन के विचार हैं। तीसरी थ्योरी है ट्रेट थ्योरी, गुण विचारधारा। इसमें एल्पोर्ट नाम के विद्वान का कंट्रीब्यूशन मुख्य माना जाता है। ट्रेट थ्योरी ऑफ एल्पोर्ट, जिन्होंने कहा है कि व्यक्ति के गुण उसके व्यक्तित्व को, उसकी पर्सनैलिटी को डिटरमिन करते हैं, निर्धारण करते हैं व्यक्तित्व का। और अल्पोर्ट ने गुणों को 2 भागों में बांट कर बताया, कॉमन ट्रेट्स एंड पर्सनल ट्रेट्स, यानी सामान्य गुण और व्यक्तिगत प्रवृत्ति। कॉमन ट्रेट्स ऐसे गुण हैं जो एक वर्ग के सारे लोगों में पाए जाते हैं। इनके आधार पर हम लोगों की आपस में तुलना नहीं कर सकते क्योंकि ये कॉमन होते हैं सब में। जैसे डोमिनेंस का गुण है, ये हर किसी के अंदर पाया जाता है। हर कोई ये चाहता है कि मेरा डोमिनेंस हो, मेरा प्रभुत्व हो, लोग मेरी बात माने। तो इस तरह के कुछ कॉमन ट्रेट्स होते हैं जिनके आधार पर व्यक्तित्व में अंतर करना संभव नहीं होता। वहीं दूसरी ओर पर्सनल डिस्पोजिशन, व्यक्तिगत प्रवृत्ति महत्वपूर्ण होती है, जो हर व्यक्तित्व में विशेष होती है, जिसके आधार पे एक पर्सनैलिटी दूसरी पर्सनैलिटी से अलग दिखती है, अलग होती है। तो पर्सनल जो क्वालिटीज़ हैं उनको 3 भागों में बांट करके एल्पोर्ट ने बताया, कार्डिनल डिस्पोजिशन यानी प्रधान प्रवृत्ति, सेंट्रल डिस्पोजिशन केंद्रीय प्रवृत्ति, एंड सेकेंडरी डिस्पोजिशन गौण प्रवृत्ति। और कहा कि जो कार्डिनल डिस्पोजिशन है, प्रधान प्रवृत्ति, ये गुण विशेष होता है जिससे एक व्यक्तित्व का निर्धारण होता है, एक व्यक्तित्व का निर्माण होता है। और ये
हर किसी के अंदर नहीं होता। जैसे महात्मा गांधी जी अहिंसा का प्रचार प्रसार ताउम्र करते रहे और उनका कथन था कि अगर आपकी एक गाल पर कोई थप्पड़ मार दे तो दूसरा गाल उसके आगे कर लो। तो ये अहिंसा की चरम सीमा है, अहिंसा का चरम बिंदु है। इतना पेशेंस शायद महात्मा गांधी जी में ही था, हर किसी में नहीं होता, और अगर किसी में है तो वो उसका विशेष गुण कहलाएगा, प्रधान प्रवृत्ति उसकी कहलाएगी और उस व्यक्ति के व्यक्तित्व की वो पहचान बन जाएगा। तो इस तरह के कुछ विशेष गुण हर व्यक्तित्व में होते हैं जिनकी वजह से वो दूसरों से अलग दिखते हैं। दूसरे, सेंट्रल डिस्पोजिशन, केंद्रीय प्रवृत्ति। इसमें 5 से 10 गुणों को पहचाना गया है, जैसे सोशिएबिलिटी, सामाजिकता या डिप्रेशन, अवसाद, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, जो अवसाद के विपरीत है। तो ये भी हर व्यक्ति में अलग अलग मात्रा में होते हैं। कोई बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंट होता है और किसी में सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत कम होता है। कोई बहुत डिप्रेस्ड होता है और कोई, किसी के दिमाग में डिप्रेशन नाम का बिल्कुल ही नहीं होता। तो इस तरह इनके आधार पर भी व्यक्तित्व अलग अलग पहचाने जा सकते हैं या व्यक्तित्व का निर्माण होता है। तीसरे, कुछ सेकेंडरी डिस्पोजिशंस, गौण कुछ प्रवृत्तियां हैं, वो भी व्यक्तित्व को पहचान देती हैं, लेकिन उनका बहुत ज़्यादा योगदान एक व्यक्तित्व के निर्माण में नहीं होता, पर एक पर्सनैलिटी को दूसरी पर्सनैलिटी से अलग पहचानने में वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। जैसे हेयर स्टाइल, हर किसी का अलग हेयर स्टाइल होता है और उससे उसकी पहचान होती है। ईटिंग हैबिट्स, हर किसी की आदत अलग अलग हैं। इसी तरह से ड्रेसेस। तो इस प्रकार की विशेषताओं को अल्पोर्ट ने गौण प्रवृत्ति का नाम दिया। पर ये तीनों प्रकार के, कार्डिनल डिस्पोजिशन, सेंट्रल डिस्पोजिशन एंड सेकेंडरी डिस्पोजिशन, तीनों प्रकार की जो प्रवृत्तियां हैं, तीनों प्रकार की जो विशेषताएं हैं, ये व्यक्तित्व का निर्माण करती हैं और एक व्यक्तित्व को दूसरे व्यक्तित्व से अलग दिखाती हैं। ये अल्पोर्ट ने ट्रेट थ्योरी में कहा। इसके बाद है पर्सनैलिटी टाइप थ्योरी, व्यक्तित्व के प्रकार से संबंधित विचारधारा, जिसमें कार्ल जंग नाम के विद्वान ने इस पे रिसर्च किया और व्यक्तियों को 2 प्रकार का पाया, बहिर्मुखी और अंतर्मुखी, एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट, जो कि पहले लेक्चर्स में हम बड़े विस्तार से पढ़ चुके हैं। एक्सट्रोवर्ट वो लोग होते हैं जिनका व्यक्तित्व बहुत आकर्षक होता है, जो दूसरों से बहुत तालमेल रखते हैं, जो बहुत अलर्ट रहते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के बारे में, बहुत खुल के बातें करते हैं, जो लोगों से मिलना जुलना बहुत पसंद करते हैं, हमेशा खुश रहते हैं, बहुत ऑप्टिमिस्टिक होते हैं और रियलिस्टिक लाइफ जीते हैं, यथार्थ वास्तविक ज़िंदगी वास्तविकता में जीते हैं और समाज के लिए ये बहुत उपयोगी होते हैं। लेकिन इनके विपरीत इंट्रोवर्ट, अंतर्मुखी लोग, जो चुप रहते हैं, अपने आप में मस्त रहते हैं, किसी से ज़्यादा बोलना पसंद नहीं करते, दुखी से हमेशा प्रतीत होते हैं और रूढ़िवादी प्रवृत्ति ज़्यादा उनकी होती है। तो कार्ल जंग ने ये कहा कि ये 2 प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं, एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट। हर व्यक्ति इनमें से एक होगा, या तो एक्सट्रोवर्ट होगा या इंट्रोवर्ट होगा। उनकी डिग्रीज अलग अलग हो सकती हैं कि कौन कितना एक्सट्रोवर्ट है और कौन कितना इंट्रोवर्ट है। इसी प्रकार पर्सनैलिटीज़ को अलग अलग वर्गों में बांटने वाले दूसरे विद्वान सेल्डन हैं। कार्ल जंग की तरह ही सेल्डन ने भी पर्सनैलिटी टाइप थ्योरी दी। 1940 ईस्वी में उन्होंने शरीर की बनावट और सोच व्यक्ति की
इन दोनों में कोरिलेशन पे रिसर्च की कि क्या इनमें कोई कोरिलेशन है, क्या इनमें कोई संबंध है, और पाया कि मनुष्य की शरीर की बनावट और उसकी सोच एक दूसरे से मिलते हैं। इन्होंने लगभग 4000 स्टूडेंट्स पे रिसर्च की और उनको उनके शरीर की बनावट के आधार पे 3 भागों में बांट लिया। एक वो लोग जो बहुत छोटे कद के और मोटे हैं, उनको एंडोमॉर्फ कहा गया। दूसरे सामान्य लोग मेसोमॉर्फ कहा गया। और तीसरे बहुत पतले दुबले से और बहुत ज़्यादा लंबे, जिनकी हाइट बहुत अधिक है, उनको एक्टोमॉर्फ कहा गया। और सेल्डन ने पाया अपनी रिसर्च के दौरान कि जो एंडोमॉर्फ हैं, यानी बहुत छोटे कद के और मोटे गोल मटोल लोग हैं, वो बहुत खुश मिजाज हैं, बहुत ज़्यादा सोशल हैं, पर आराम परस्त बहुत ज़्यादा हैं और खाने पीने में उनकी बहुत ज़्यादा रुचि होती है। शायद ज़्यादा खाने की वजह से वो ज़्यादा मोटे हो जाते होंगे। तो इस तरह से उन्होंने एंडोमॉर्फ की मस्तिष्क की विशेषताएं उनके शरीर से किस प्रकार से पहचान सकते हैं ये बताया। शरीर की बनावट से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये इस प्रकार का व्यक्ति है। दूसरे मेसोमॉर्फ जो सामान्य कद के थे, बहुत ज़्यादा मोटे और पतले या लंबे और ठीकने नहीं थे, वो सामान्य तरीके की सोच के ही मिले, लेकिन काम के प्रति उनके अंदर एक अग्रेसिवनेस पाई गई और वो दूसरे लोगों से काम लेने में ज़्यादा खुशी महसूस करते हैं। इस प्रकार के पाए गए कि हम ऑर्डर दें और कोई दूसरा उसे माने। और तीसरे एक्टोमॉर्फ जो बहुत लंबे दुबले पतले थे, उन लोगों के बारे में सेल्डन ने पता लगाया उनकी विशेषताओं का कि ये लोग अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, मिलना जुलना लोगों से बहुत कम ये पसंद करते हैं, इनको अच्छा नहीं लगता और शर्मीले स्वभाव के होते हैं। इनको नींद की शिकायत हमेशा अक्सर रहती है, इनकी नींद पूरी नहीं हो पाती, इसलिए मानसिक रूप से भी थोड़े परेशान रहते हैं। तो इस प्रकार पर्सनैलिटीज़ कितने टाइप की होती हैं, उनके शरीर के आकार और गठन के अनुरूप सेल्डन ने 4000 विद्यार्थियों पे रिसर्च की और अपने जो फाइंडिंग्स थी वो उनको 3 भागों में बांट के, एंडोमॉर्फ इस तरह के होते हैं, मेसोमॉर्फ सामान्य और एक्टोमॉर्फ थोड़े परेशान दिखने वाले होते हैं, ये बताया। इसके बाद है सोशल लर्निंग थ्योरी। एल्बर्ट बंडूरा नाम के एक वैज्ञानिक ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिसर्च की, एक एक्सपेरिमेंट किया। छोटे बच्चे उन्होंने कुछ इकट्ठे किए, उनको 3 भागों में बांट दिया और 3 ग्रुप बना करके हर ग्रुप को एक फिल्म दिखाई। पहले ग्रुप को ये दिखाया गया कि उस फिल्म का हीरो किसी के साथ मारपीट करता है और उसके बदले उसको इनाम दिया जाता है कि तूने बहुत अच्छा काम किया। एक गुंडे को मारा, ये बहुत बेकार आदमी था, तो बच्चों ने उसको बहुत एंजॉय किया। दूसरे ग्रुप के बच्चों को उसी हीरो का ऐसा रोल दिखाया गया कि उसने किसी की पिटाई की और उसको ना तो इनाम दिया और ना ही दंड दिया। उस हीरो को ऐसे दिखा दिया कि उसने मार दिया और वो सीन ख़त्म हो गया। तीसरे ग्रुप को ऐसा सीन दिखाया गया उसी हीरो का कि उस हीरो ने किसी की पिटाई की और उस पिटाई करने के बदले उस हीरो को दंड दिया गया कि आपने ऐसा क्यों किया। और फिर तीनों जो ग्रुप थे उनको उस हीरो वाला रोल करने के लिए कहा गया अलग अलग,
सभी समूहों के बच्चों को बुला के अलग अलग से, पहले समूह को बच्चों को बुलाया, उन्होंने वो हीरो का रोल बहुत अच्छे से किया जिसमें उस हीरो को रिवार्ड मिला था। उसके सामने दूसरा खड़ा किया और उसने इसी प्रकार से पिटाई करने वाली पूरी एक्टिंग करके दिखाई और बड़े खुश थे बच्चे। दूसरे बच्चों ने भी उस हीरो वाला रोल किया क्योंकि उन्होंने जो देखा था कि हीरो ने पिटाई की और उसको ना दंड मिला, ना सजा, ना ही इनाम मिला कोई। पर तीसरे समूह के बच्चों ने क्योंकि देखा था कि हीरो ने पिटाई की थी और उसको सज़ा मिली उसके बदले, तो उन्होंने वो रोल नहीं किया। इससे एल्बर्ट बंडूरा ने प्रूव किया कि हम समाज से ही सब कुछ सीखते हैं, जो देखते हैं उससे ही सीखते हैं। क्योंकि बच्चों ने एक हीरो का जैसा रोल देखा, उनको उस रोल से सीख मिली। जहाँ रिवार्ड दिया गया था वो बच्चे बहुत खुशी खुशी उस रोल को सीख गए, जहाँ ना रिवार्ड और ना पनिशमेंट था उन्होंने भी उस रोल को सीख लिया, और जहाँ पनिशमेंट दिया गया था उन बच्चों ने उसको नकार दिया। तो इस प्रकार मनुष्य समाज से जो देखता है और जो उसको अच्छा लगता है उसे ही वो सीखता है। तो इसलिए इस थ्योरी का नाम रखा गया सोशल लर्निंग थ्योरी, सामाजिक सीख विचारधारा। अगली नेक्स्ट थ्योरी है नीड थ्योरी, आवश्यकता विचारधारा, जिसमें हेनरी मुर्रे नाम के विद्वान ने आवश्यकताओं को व्यक्तित्व निर्माण का आधार माना और कहा कि मनुष्य की आवश्यकताएं दो भागों में बांटी जा सकती हैं, प्राइमरी नीड्स एंड सेकेंडरी नीड्स, प्राथमिक आवश्यकताएं और गौण आवश्यकताएं। जो प्राइमरी नीड्स हैं वो आधारभूत आवश्यकताएं हैं, जैसे भोजन की, पानी की और हवा की आवश्यकता है। अगर किसी मनुष्य को ये नहीं मिलते तो वो अपने व्यवहार को विशेष प्रकार से प्रभावित हुआ पाएगा। वो बहुत अग्रेसिव हो जाएगा, बहुत मायूस हो जाएगा, उसका बिहेव एकदम से बदल जाएगा। दूसरी ओर जो सेकेंडरी नीड्स हैं वो भी मनुष्य के व्यवहार को प्रभावित करती हैं और बहुत शक्तिशाली होती हैं, बहुत पावरफुल होती हैं, जो किसी व्यक्ति को मोटिवेट करने में अहम रोल प्ले करती हैं। जैसे अचीवमेंट है, रिकॉग्निशन, डोमिनेंस, ऑटोनॉमी, एफिलिएशन। यानी एक आदमी ये चाहता है कि मुझे पहचान मिले, मुझे इज्जत मिले, लोग मेरी बात माने, मुझसे लगाव हो। ये आवश्यकताएं अगर पूरी नहीं होती तो मनुष्य उग्र हो जाता है, परेशान हो जाता है, और जैसे जैसे उसकी ये जो आवश्यकता हैं, ये जो उसकी फीलिंग है, जैसे जैसे कम या ज़्यादा होती हैं वैसे वैसे उसका बिहेव चेंज होता रहता है। अगर किसी व्यक्ति के अंदर ये सेकेंडरी नीड्स कम हो गई तो उसका व्यवहार सामान्य हो जाएगा, और अगर ये सेकेंडरी नीड्स उसके दिमाग में घर कर गई कि मुझे तो रुतबा मिलना चाहिए, मुझे इज्जत मिलनी चाहिए, और वो नहीं ऐसा होता तो वो उग्र हो जाएगा। तो इस प्रकार से एक व्यक्ति का व्यवहार, एक व्यक्ति का व्यक्तित्व, उसकी पर्सनैलिटी इन आवश्यकताओं पे निर्भर होती है कि उसकी ये आवश्यकताएं पूरी होती हैं या नहीं होती। उसके बाद है सेल्फ कॉन्सेप्ट थ्योरी, स्वधारणा विचारधारा, जिसके जनक कार्ल रोजर्स नाम के विद्वान, जिन्होंने कहा कि हर व्यक्ति अपने बारे में जैसा सोचता है वैसा ही उसका व्यक्तित्व होता है। कोई अपने बारे में अगर ये सोचता है कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज है, मैं हर काम कर सकता हूँ, तो उसका व्यक्तित्व वैसा होगा, वो कॉन्फिडेंट होगा, उसको नॉलेज हो जाएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपने आप के बारे में ही बहुत अच्छे विचार नहीं रखता, स्वयं को किसी भी काम के काबिल नहीं मानता, तो उसका व्यक्तित्व उसी के अनुरूप वैसा ही होगा जैसा वो खुद के बारे में सोचता है। तो इसलिए इस थ्योरी को कार्ल रोजर्स ने
सेल्फ कॉन्सेप्ट थ्योरी कहा, स्वधारणा, और सुझाया कि अगर कोई व्यक्ति अच्छे व्यक्तित्व का धनी बनना चाहता है, ये चाहता है कि उसकी पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव हो, तो उसे अपने बारे में अच्छे विचार, अच्छी धारणा रखनी चाहिए। जैसे गुण वो अपने में देखना चाहेगा, जैसे अपने बारे में विचारधारा वो विकसित करेगा, उसी प्रकार के गुण उसके अंदर विकसित होते चले जाएंगे। तो इस प्रकार से ये 7 विचारधाराएं, 7 थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी अलग अलग विद्वानों द्वारा बताई गई। इसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन पर्सनैलिटी एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर कि ओबी और पर्सनैलिटी में क्या संबंध है। असल में पर्सनैलिटी ओबी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ओबी के अंदर हम पर्सनैलिटी, परसेप्शन, एटीट्यूड, लर्निंग, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ग्रुप एंड ग्रुप बिहेवियर जैसे बहुत से टॉपिक स्टडी करते हैं, इनका ज्ञान हमें मिलता है। पर पर्सनैलिटी उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब ओबी में हम दूसरे लोगों के व्यवहार का अध्ययन करते हैं कि लोग समूहों में कैसा व्यवहार करते हैं, तो जैसी जिस किसी की पर्सनैलिटी होगी लगभग वैसा ही उसका व्यवहार होगा। तो इसलिए पर्सनैलिटीज़ एक समूह में काम करने वाले लोगों की समझना ओबी में सबसे पहले ज़रूरी होता है। और अगर पर्सनैलिटीज़ का नॉलेज प्रबंधक को है तो वो उससे बहुत से फ़ायदे उठा सकता है। पहला, मैचिंग जॉब विद पीपल। जब लोगों की भर्ती करते हैं संस्था में, तो रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन के समय उनसे बहुत से टेस्ट लिए जाते हैं, उनके रिटन टेस्ट या ऑरल टेस्ट या इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए जाते हैं, जिनके तहत ये देखा जाता है कि क्या उस व्यक्ति के अंदर वो सभी योग्यताएं और अनुभव है जो हमें चाहिए, जो हमारी संस्था में काम करने के लिए ज़रूरी है। और ऐसा वही इंटरव्यू कमेटी या वही सिलेक्शन कमेटी ऐसा मुमकिन कर पाती है जिसको पर्सनैलिटीज़ के बारे में नॉलेज है कि पर्सनैलिटीज़ कितने प्रकार की होती हैं, उनकी पहचान कैसे की जा सकती है, पर्सनैलिटीज़ में कौन कौन सी क्वालिटीज़, कौन कौन से गुण किस प्रकार से देखे जा सकते हैं। तो इसलिए अगर पर्सनैलिटी का नॉलेज होगा तो हम अच्छे व्यक्तियों को भर्ती कर सकेंगे, उनकी सिलेक्शन कर सकेंगे, और जैसी हमें ज़रूरत होती है, जैसी हमारी जॉब होती हैं, वैसे लोग हम संस्था में चुन सकते हैं। दूसरा फ़ायदा, डिटर्मिनिंग कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि अगर कंट्रोल नहीं होगा तो कोई भी व्यक्ति ठीक से काम नहीं करेगा, संस्था का जो एम है, ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो पूरे नहीं हो पाएंगे। लेकिन कंट्रोल सिस्टम तभी इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंट किया जा सकता है जब किसी संस्था और संगठन में काम करने वाले लोगों के व्यक्तित्व का ज्ञान हो कि किस प्रकार के लोग हैं, क्या डर से काम करते हैं, क्या खुद अपनी इच्छा से काम करने वाले हैं, किस तरह के व्यक्तित्व के लोग हैं। ये जानने के बाद उनके अनुरूप एक नियंत्रण प्रणाली विकसित की जा सकती है। और तीसरा, डिटर्मिनिंग मोटिवेशन सिस्टम। लोगों से काम लेने के लिए अभिप्रेरणा सबसे ज़रूरी होती है। अगर लोग मोटिवेटेड होंगे, दिल से काम करेंगे, काम करने का जज्बा उनके दिलो दिमाग में होगा, तो वो काम करते हुए भी खुश और संतुष्ट अपने आप को महसूस करेंगे। लेकिन अगर लोग मोटिवेटेड नहीं होंगे तो वो अगर काम कम करेंगे तो भी अपने आप को दुखी महसूस करेंगे और काम करके तो राज़ी होंगे ही नहीं। तो इसलिए अगर पर्सनैलिटीज़ का नॉलेज मैनेजमेंट के लोगों को है कि हमारे संगठन में किस किस प्रकार के व्यक्तित्व के लोग काम कर रहे हैं, वो किस तरह से मोटिवेट हो सकते हैं, तो वो मोटिवेशनल मेथड्स भी सही इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, अन्यथा वो लोगों को मोटिवेट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए चाहे मोटिवेशन हो, चाहे कंट्रोल हो, चाहे रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ पीपल हो, या प्रबंध के लगभग सब कार्य बहुत प्रभावी तरीके से प्रबंधक कर सकते हैं अगर वो अपनी संस्था में काम कर रहे लोगों की पर्सनैलिटीज़ के बारे में जानते हों, अगर उनको पर्सनैलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो,
व्यक्तित्व होता क्या है, कैसे उसका निर्माण होता है, कैसे उसकी पहचान होती है, अगर ये उनको पता हो तो इसलिए हम कह सकते हैं कि पर्सनैलिटी ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू प्लीज़, थैंक्स अ लॉट।